इमामा के लिए कैरोलीन की फ़ोन कॉल एक सरप्राइज़ थी। उसने बड़े खुशगवार अंदाज में उससे बातचीत करते हुए इमामा को इस इजाज़त के बारे में बताया था जो उसने एरिक को दी थी, और इमामा हैरान रह गई थी। उसे एरिक और जिब्रील के दरमियान इस हवाले से होने वाली गुफ्तगू का इल्म ना था। मम्मी, मुझे यकीन था वो ना अपनी मम्मी से बात करेगा, ना ही वो उसे इजाज़त देंगी। जिब्रील ने माँ के इस्तफसार पर उसे बताया था। इमामा ने उसे कैरोलिन की कॉल के बारे में मुतला करते हुए बताया था। लेकिन अब उसकी मम्मी ने मुझे कॉल करके कहा है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो अब क्या करें? इमामा ने कहा। क्या करना है? वो हंस पड़ा था। कुरान पाक सिखाऊंगा उसे अब, जिब्रील ने माँ से कहा था। उसे अपने जवाब पर इमामा के चेहरे पर खुशी नजर आई थी। आपको परेशानी किस बात की है? पहले ये थी कि उसकी फैमिली को एतराज ना हो, लेकिन अब तो उसकी फैमिली ने इजाजत दे दी है, फिर अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। जिब्रील ने जैसे माँ को कुरेदने की कोशिश की थी। इमामा उससे कह नहीं सकी कि उसे सारा मसला इनाया की वजह से हो रहा था। कुरान पाक सीखने की ये ख्वाहिश अगर एरिक की इस ख्वाहिश के बगैर सामने आती, तब वो कुछ और तरह के तामुल और झिझक का शिकार होती। लेकिन खुशी खुशी एरिक को अपने बच्चों के साथ बैठकर कुरान पाक सीखने देती। मुझे कोई मसला नहीं है, जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से ही होता है, और हम कुछ भी बदलने पर कादिर नहीं हैं। ठीक है, एरिक तुमसे कुरान पाक सीखना चाहता है तो तुम सिखाओ उसे। इमामा ने बिला आखिर जैसे हथियार डाल दिए थे। 11 साल की उम्र में कुरान पाक से एरिक का वो पहला बाकायदा तारुफ था। इससे पहले वो सिर्फ इस किताब का नाम जानता था, जनरल नॉलेज के हिस्से के तौर पर। वो सालार और इमामा के घर जाकर मुसलमानों के करीब हुआ था, और जिब्रील की तिलावत सुन सुनकर वो कुरान पाक से मुतासिर होना शुरू हो गया था। वो जुबान और वो तिलावत उसे जैसे किसी फैंटेसी में ले जाती थी। वो लफ्ज़ हैबत से आशना नहीं था, होता तो शायद यही इस्तेमाल करता इसके लिए। जिब्रील की आवाज़ दिलों को पिघला देने वाली होती थी। वो खुश इल्हान नहीं था, वो बला का खुश इल्हान था। और 11 साल का वो बच्चा इस जुबान और उसके मफहूम से वाकिफ हुए बगैर भी सिर्फ उसकी आवाज़ के सहर में गिरफ्तार था। जिस दिन उसने जिब्रील से कुरानी कायदा का पहला सबक लिया था, उस रात उसने ऑनलाइन कुरान पाक का पूरा इंग्लिश तर्जुमा पढ़ लिया था। वो किताबें पढ़ने का शौकीन और आदी था, और कुरान पाक को उसने एक किताब ही की तरह पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए, बहुत सारी चीज़ों को ना समझते हुए, बहुत सारी बातों से मुतासिर होते हुए, बहुत सारे अहकामात से उलझते हुए, बहुत सारे जुमलों को ज़हन नशीन करते हुए, बहुत सारे वाक़यात को अपनी किताब बाइबल से मुंसलिक करते हुए उसने बाइबल बहुत अच्छी तरह पढ़ी थी, और उसने कुरान पाक को भी इसी लगन से पढ़ा था। उसकी माँ की ये राय ठीक थी कि एरिक को जब एक चीज़ का शौक हो जाता था तो फिर वो शौक नहीं, जुनून बन जाता था। लेकिन उसकी माँ का ये ख्याल बिल्कुल गलत था कि वो 1-2 हफ्तों के बाद खुद ही अपने इस शौक से बेजार हो जाने वाला था, क्योंकि वो मतलून मिजाज था। जिब्रील को हैरत नहीं हुई थी जिस दिन एरिक ने उसे कुरानी कायदा का सबक बिल्कुल ठीक ठीक सुनाया था। वो बेहद ज़हीन था, और वो इतने सालों से उससे वाकिफ होने के बाद ये तो जानता था कि एरिक कोई भी चीज़ आसानी से भुलाता नहीं था। लेकिन वो ये जानकर कुछ देर खामोश ज़रूर हो गया था कि एरिक ने एक रात में बैठकर कुरान पाक का पूरा तर्जुमा पढ़ लिया था। इसका फ़ायदा क्या हुआ? जिब्रील ने उससे पूछा था। किस चीज़ का? कुरान पाक पढ़ने का। एरिक ने उसके सवाल की वजाहत चाही। हाँ, जिब्रील ने जवाब दिया। एरिक को कोई जवाब नहीं सूझा। उसका ख्याल था जिब्रील उससे मुतासिर होगा। वो मुतासिर नहीं हुआ था, उल्टा उससे सवाल कर रहा था। फ़ायदा तो नहीं सोचा मैंने तो बस तजस्सुस में पढ़ा है कुरान पाक। एरिक ने कंधे उचकाकर पूछा।
तो अब तुम्हारी क्या राय है कुरान पाक के बारे में? अब भी सीखना चाहते हो? जिब्रील ने उससे पूछा। हाँ, अब और भी ज्यादा, एरिक ने कहा। मुझे ये बेहद इंटरेस्टिंग लगी है। जिब्रील उसकी बात पर मुस्कुराया था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बात कर रहा हो, या किसी दिलचस्प किताब के बारे में जो वो मुकम्मल पढ़े बगैर नहीं रह सका हो। मुकद्दस किताबों को सिर्फ पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, जिब्रील ने उससे कहा था। इसे पढ़ने के साथ साथ इस पर अमल करना भी जरूरी है। एरिक उसको बगौर देखते हुए उसकी बात सुन रहा था। ये मैं जानता हूं, उसने कहा। ये वही बात थी जो वो अपने माँ बाप से भी बहुत बार सुन चुका था। उस दिन जिब्रील ने उसे दूसरा सबक कुरानी कायदा का नहीं दिया था। उसने उसे दूसरा सबक उसे एक अच्छा इंसान बनने के हवाले से दिया था। कोई भी ऐसी चीज जिसका ताल्लुक अल्लाह से है और जो हम सीखते हैं, तो फिर उस दिन हमारे अंदर दूसरों के लिए कुछ ज्यादा बेहतरी आनी चाहिए, ताकि ये नजर आए कि हम कोई खास चीज सीख रहे हैं। जिब्रील ने उसे समझाया था। वो तबलीग करना नहीं चाहता था, और ये मुश्किल काम भी था कि अपने मजहब का डंका बजाए बगैर किसी को ये समझा सके कि इस्लाम आखिरी मजहब क्यों था, कामिल तरीन क्यों था। वो हमारे सब्जेक्ट जो हम स्कूल में पढ़ते हैं और जो हम वहाँ सीखते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज नहीं होते। वो सिर्फ तब हमारे काम आते हैं जब हमें एग्ज़ाम देना हो, जॉब करनी हो या बिजनेस करना हो। किताबें हमें बाइल्म बनाती हैं, बाअमल नहीं। बाअमल हमें सिर्फ वो किताब बना सकती है जो अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ बाअमल करने के लिए उतारी है। एरिक उसकी बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे उससे पहले कोई चीज समझा करता था। बाबा ने मुझसे कहा था, अगर हम अच्छे इंसान ना बन सकें और अपने खानदान और मुआशरे के लिए तकलीफ का बायस हों, तो इबादत करने और मजहब के बारे में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मजहब और मजहबी किताबें अल्लाह ताला ने सिर्फ एक मकसद के लिए उतारी हैं कि हम अच्छे इंसान बनकर रहें, एक दूसरे के हकूक़ व फ़राइज़ का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर उनका जो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे तुम्हारे छोटे बहन भाई और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा अपना जिस्म और जहन तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। जिब्रील बड़ी जहानत से गुफ्तगू को इस मौजू की तरफ मोड़ रहा था जिस पर वो एरिक से बात करना चाहता था, और एरिक ये बात समझ रहा था। वो छोटा था, बेवकूफ़ नहीं था। वो कहीं और बैठा होता तो कभी इस मौजू पर किसी को बात करने की इजाज़त ना देता। वो इन इश्यूज़ के हवाले से इतना ही हसास था, लेकिन वो उस घर में आकर किसी से भी कुछ भी सुन लेता था। तो अब तुमने देखना है कि जिस दिन तुम कुरान पाक पढ़कर जाते हो, उस दिन तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आती है। उस दिन तुम अपनी फैमिली के लिए और दूसरों के लिए क्या अच्छा काम करते हो। जिब्रील ने जैसे उसे चैलेंज दिया था। मैं कोशिश करूंगा। एरिक ने वो चैलेंज कबूल कर लिया था। फिर उसने जैसे उसकी मदद मांगी। तो आज मैं घर में जाकर क्या करूं? तुम आज एक ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें पता हो कि तुम्हारी मम्मी अपसेट होती हैं, जिब्रील ने उससे कहा था। एरिक कुछ खज्जल सा हो गया। उसे अंदाजा नहीं था जिब्रील इतने बेधड़क अंदाज में उसके बारे में ऐसी बात कहेगा। तुम मुझे अब्दुल्ला कहा करो, एरिक ने जानबूझकर बात का मौजू बदलने के लिए उसे टोका। अब्दुल्ला तो अल्लाह का बंदा होता है, सबसे काइंड, सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला और एहसास करने वाला, किसी को तकलीफ ना देने वाला। मैं तुम्हें अब्दुल्ला तब कहना शुरू करूंगा जब तुम सबसे पहले अपनी मम्मी को तकलीफ देना बंद कर दोगे। जिब्रील ने उसकी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया था। एरिक जैसे कुछ और खज्जल हुआ। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे जिब्रील उससे जो कुछ कह रहा था वो उसकी मम्मी के कहने पर कह रहा था, लेकिन वो उससे बहस में नहीं उलझा था। उसने खामोशी से उसकी बात सुन ली थी। उस दिन एरिक घर जाकर पहली बार रॉल्फ से खुशदिली से मिला था। कैरोलिन और वो दोनों सिटिंग एरिया में बैठे फुटबॉल मैच देख रहे थे। रॉल्फ और कैरोलिन को
एक लम्हे के लिए लगा शायद एरिक से गलती हुई थी या फिर उन्हें वहम हो रहा था। उसने पहली बार रॉल्फ से खुशमिजाजी का मुजाहरा किया था और कैरोलीन इस बात पर शुरू शुरू में उसे ढेरों बार डांट और समझा चुकी थी, जिच हो चुकी थी, और फिर उसने एरिक को कुछ कहना ही छोड़ दिया था। एरिक और रॉल्फ के दरमियान कभी कोई तकरार नहीं हुई थी, लेकिन रॉल्फ ये जानता था कि वो उसे पसंद नहीं करता और उसने भी एरिक के साथ फासले कम करने की कोशिश नहीं की थी। उसका ख्याल था उन दोनों के दरमियान फासला रहना ही बेहतर था ताकि लिहाज खत्म ना हो, लेकिन वो जाती हैसियत में एक अच्छा सुलझा हुआ आदमी था और वो एरिक के हवाले से कैरोलिन की परेशानी को भी समझता था। एरिक रुके बगैर वहां से चला गया था। रॉल्फ और कैरोलिन ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। इसको क्या हुआ? रॉल्फ ने कुछ खुशगवार हैरत के साथ कहा था। पता नहीं, कैरोलिन ने कंधे उचकाकर लाइल्मी का इजहार किया था। वो पहली तब्दीली नहीं थी जो एरिक में आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद तब्दील होता गया था, वैसा ही जैसा वो पहले हुआ करता था। कुरान पाक का सबक हफ्ते में 2 दिन की बजाय वो अब हर रोज लेने जाया करता था। अगर कभी जिब्रील ये काम ना कर सकता तो हुमैन या इमामा उसे सबक पढ़ा देते, लेकिन एरिक को ये एतराफ़ करने में आर नहीं था कि जैसे जिब्रील उसे पढ़ाता था वैसे और कोई नहीं पढ़ा सकता था। उसकी आवाज़ में तासीर थी। एरिक उससे पहले भी मुतासिर था, लेकिन उससे कुरान पाक पढ़ने के दौरान वो उससे मजीद करीब हो गया था। उस घर में एरिक की जड़ें अब ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई थीं, इमामा की तमाम तर एहतियात के बावजूद। जिब्रील लोगों को ना समझ में आने वाले अंदाज में मुतासिर करता था। 13 साल की उम्र में उसका ठहराव उसकी उम्र के आम बच्चों के बरक्स था। सालार की बीमारी ने इमामा के साथ साथ 10 साल की उम्र में उसे भी बदल दिया था। वो ज़रूरत से ज़्यादा हसास और अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा जिम्मेदार हो गया था, यूं जैसे वो उसकी जिम्मेदारी थी। और सालार और इमामा यकीनन खुशकिस्मत थे कि उनकी सबसे बड़ी औलाद में ऐसा एहसास जिम्मेदारी था। उसने अमेरिका में सालार की सर्जरी और उसके बाद वहाँ इमामा के भी वहीं क़याम के दौरान अपने तीनों छोटे बहन भाइयों की परवाह किसी बाप ही की तरह की थी। सिकंदर, उस्मान और तैयबा सालार के बच्चों की तरबियत से पहले भी मुतासिर थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिब्रील ने जिस तरह उनके घर पर अपने बहन भाइयों का ख्याल रखा था वो उनको मजीद मुतासिर कर गया था। इमामा ने अपने बच्चों से कहा था कि ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ मेहमान हैं और मेहमान कभी मेज़बान को शिकायत का मौका नहीं देते, और इन चारों ने ऐसा ही किया था। तैयबा और सिकंदर को कभी इन चारों बच्चों के हवाले से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही उन्हें उनके हवाले से किसी इजाफी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। वो तीनों अपना हर काम खुद ही कर लेने की कोशिश करते थे और रईसा की जिम्मेदारी इन तीनों ने आपस में बांटी हुई थी, क्योंकि इन चारों में सबसे छोटी और किसी हद तक अपने कामों के लिए वही दूसरों पर इन्हसार करती थी। अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारियां इस तरह अपने सर लेने ने जिब्रील को बहुत बदला था। एक 10 साला बच्चा कई महीने अपना खेल कूद, अपनी सरगर्मियां भुला बैठा था, और यही वो वक्त था जब जिब्रील ज़हनी तौर पर भी बदलता चला गया था। 13 साल की उम्र में हाई स्कूल से डिस्टिंक्शन के साथ पास करके यूनिवर्सिटी जाने वाला वो अपने स्कूल का पहला स्टूडेंट था, और वो यूनिवर्सिटी सिर्फ डिस्टिंक्शन के साथ नहीं पहुंचा था। वो वहां बिल गेट्स फाउंडेशन की एक स्कॉलरशिप पर पहुंचा था। वो पहली सीढ़ी थी जो मेडिसिन की तरफ जाते हुए उसने चढ़ी थी। सालार सिकंदर के खानदान का पहला परिंदा यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था। ग्रैंड हयात होटल का हॉल रूम इस वक्त नेशनल स्पेलिंग बी के 93वें मुकाबले के फाइनलिस्ट का पहला राउंड मुनक्किद करवाने के लिए तैयार था। हुमैन सिकंदर अपने टाइटल का दिफा कर रहा था और रईसा सालार इस मुकाबले में पहली बार हिस्सा ले रही थी।
वो सालार सिकंदर के घर में चौथी ट्रॉफी लाने के लिए पुरजोश थी, और सिर्फ वो ही थी जो पुरजोश थी। घर के बाकी अफराद फिक्रमंद थे, और इस परेशानी की वजूहात दो थीं। अगर वो ना जीत सकी तो, और अगर हुमैन सिकंदर जीत गया तो। रईसा इस वक्त स्टेज पर अपने पहले लफ्ज के बोले जाने के इंतजार में थी। रईसा ने पूछा जाने वाला लफ्ज बेहद गौर से सुना था। वो लफ्ज गैर मानूस नहीं था, वो इन्हीं अल्फाज में शामिल था जिसकी उसने तैयारी की थी, क्रस्टेशियोलॉजी। उसने जेरे लब इस लफ्ज को दोहराया, फिर बिना आवाज उसके हिजे किए, और फिर बिलाखिर उसने इस लफ्ज को हिजे करना शुरू किया था। CRUSTACOLOGY। रईसा ने बेयकीनी के आलम में इस घंटी को सुना था जो लफ्ज गलत होने पर बजती थी। उसका रंग फक हुआ, लेकिन इससे ज्यादा फाइनलिस्ट में शामिल हुमैन सिकंदर का, जिसे उसके बोलने के दौरान ही अंदाजा हो गया था कि उसने क्या गलती की थी। हाल में इमामा और सालार जिब्रील और इनाया के साथ अजीब सी कैफियत में बैठे थे। ये गैर मतवक्को नहीं था, वो उसकी तवक्को बहुत पहले से कर रहे थे। रईसा का फाइनल राउंड तक पहुंचना भी उसके लिए नाकाबिले यकीन ही था। उसने अपनी सलाहियतों से बढ़कर परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन किसी भी मरहले पर उसके बाहर होने का खदशा दिल में लेकर बैठे रहने के बावजूद अब जब उनके खदशात हकीकत का रूप धार रहे थे तो उन्हें तकलीफ हो रही थी। वो अभी मुकाबले से बाहर नहीं हुई थी, वापस आ सकती थी, मगर वो पहला मुक्का था जो रईसा ने सीधा मुंह पर खाया था, और अब उसके असरात से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए था। हुमैन उससे कुछ कुर्सियों के फासले पर था। उन दोनों के दरमियान कुछ और फाइनलिस्ट थे, लेकिन इसके बावजूद उसने उठकर रईसा की कुर्सी पर आकर उसका कंधा थपका था। उसे चेयर अप करने की कोशिश की थी। मुझे स्पेलिंग आती थी, रईसा ने बेहद मध्यम और बेहद कमजोर आवाज में जैसे हुमैन पर वाजे किया था, और एक जुमले से ज्यादा वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसे पता था किसी वजाहत का फायदा नहीं था। वो जब वापस आकर बैठी तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो दूसरे फाइनलिस्ट के साथ बैठे अपने माँ बाप और बहन भाइयों को नजर उठाकर देख सकती, ये एहसास रखने के बावजूद कि वो बैक वक्त उसे ही देख रहे होंगे। ये एक खेल है रईसा, और इसे खेल की स्पिरिट के तरह लेना है। मुकाबले से एक दिन पहले सालार ने उसे समझाया था। वो जैसे ज़हनी तौर पर उसे गिरने के लिए नहीं, गिरकर उठने के लिए तैयार कर रहा था। रईसा ने हमेशा की तरह बेहद तवज्जो से बाप की बात सुनी थी, लेकिन जो भी था वो 8 साल की बच्ची थी जिसके 3 बहन भाई वो ट्रॉफी जीत चुके थे, जिसे जीतने के लिए वो अब उसको दी थी। उसे तवक्को थी वो भी जीत जाएगी। 8 साल की उम्र में ये समझ में नहीं आता कि हार और जीत होती क्यों है। वो जिब्रील, इनाया और हुमैन नहीं थी कि गैर मामूली जहानत रखती और गैर मामूली अंदाज में सूरत हाल का तज्जिया कर लेती। वो आम बच्चों की तरह थी, और उसे लगता था अगर दूसरे आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हैं तो वो भी ला सकती है। उसे अपना और दूसरों का फर्क समझ में नहीं आ रहा था। हुमैन सिकंदर अब स्टेज पर अपने पहले लफ्ज के लिए खड़ा था, और उसका इस्तकबाल तालियों के साथ हुआ था। वो अगर पिछले साल का डार्लिंग ऑफ द क्राउड था तो इस साल भी वो हॉट फेवरेट के तौर पर मुकाबले में खड़ा था। पिछले सारे राउंड्स में उसने मुश्किल तरीन अल्फाज को हलवे की तरह बूझा था, और उससे ऐसी ही तवक्को इस राउंड में भी की जा रही थी। वो पिछले साल का चैंपियन था, अपने टाइटल का दिफा कर रहा था, और फाइनलिस्ट की नज़रों में उसके लिए एहतराम नहीं मरऊबियत थी। विनियट उसका लफ्ज़ बोला जा रहा था। वो हुमैन सिकंदर के लिए एक और हलवा था। वो इससे ज़्यादा मुश्किल और लंबे अल्फाज के हिजे कर चुका था। रईसा ने भी ज़ेरे लब कई दूसरे फाइनलिस्ट की तरह
वो लफ्ज़ हिजों की तरह दुरुस्त तौर पर अदा किया। VIGNETTE। रईसा ने स्टेज पर खड़े हुमैन को रुकते देखा। उसका ख्याल था वो आखिरी हर्फ बोल रहे थे। सब जैसे उसे सोचने के लिए टाइम दे रहे थे। हुमैन ने एक लम्हा रुकने के बाद इस लफ्ज़ को इन स्पेलिंग के साथ इसी तरह अदा किया। बेल बजी। हॉल में पहले सकता हुआ, फिर सरगोशियां उभरी, फिर प्रोनाउंसर ने सही स्पेलिंग अदा किए। हुमैन ने सर झुकाकर जैसे अपनी गलती का एतराफ़ किया और अपनी कुर्सी की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो इस मुकाबले का पहला अपसेट था। पिछले साल का चैंपियन अपने पहले ही लफ्ज़ के हिजे करने में नाकाम रहा था। हॉल में बैठे सालार, इमामा, जिब्रील और इनाया बैक वक्त इत्मीनान और परेशानी की एक अजीब कैफियत से गुजरे थे। वो एक ही राउंड में रईसा की नाकामी देखकर हुमैन की कामयाबी पर तालियां नहीं बजाना चाहते थे और उन्हें ये बजानी भी नहीं पड़ी थी। लेकिन हुमैन से लफ्ज़ ना बूझना गैर मुतवक्को था। गैर मुतवक्को से ज़्यादा ये सूरत हाल उनके लिए गैर यकीनी थी। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था उस दिन उन्हें वहां बैठे मुकाबले के आखिर तक इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। रईसा अगले 2 लफ्ज़ भी नहीं बूझ सकी थी और हुमैन सिकंदर भी। वो दोनों फाइनल मुकाबले के इब्तदाई मरहले में ही मुकाबले से आउट हो गए थे। रईसा की ये परफॉर्मेंस गैर मुतवक्को नहीं थी, लेकिन हुमैन सिकंदर की ऐसी परफॉर्मेंस उस रात एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। पिछले साल का चैंपियन मुकाबले से आउट हो गया था। हुमैन सिकंदर के चेहरे का इत्मीनान वैसे का वैसा था, यूं जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ा हो। रईसा के पीछे पीछे वो भी मुकाबले से बाहर होने के बाद अपने माँ बाप के पास आकर बैठ गए थे। दोनों ने उन दोनों को थपका था, तसल्ली दी थी। यही काम जिब्रील और इनाया ने भी किया था। बहुत अच्छे, उन्होंने अपने छोटे बहन भाई का हौसला बंधाया था। उन दोनों ने खुद पहले साल के बाद दोबारा स्पेलिंग बी के मुकाबले में हिस्सा लेकर अपना टाइटल डिफेंड नहीं किया था। इसलिए आज टाइटल खो देने की हुमैन की कैफियत से ना गुजरने के बावजूद वो उसे तसल्ली दे रहे थे। रईसा यकदम ही जैसे बैकग्राउंड में चली गई थी। वो खामोशी से ये सब कुछ बैठी देखती रही थी। उन लोगों ने इस साल के नए चैंपियन को भी देखा था और इन इनामात के ढेर को भी, जो इस साल उस पर निछावर किए जा रहे थे और पिछले साल वो हुमैन सिकंदर घर लाया था। रईसा का गम जैसे कुछ और बढ़ा था। वो सालार सिकंदर के खानदान का नाम रोशन नहीं कर सकी थी जैसे उसके बड़े बहन भाई करते थे। वो उन जैसी नहीं थी। वो पहला मौका था जब रईसा को एहसास कमतरी हुआ था, और शदीद किस्म का। 8 साल की उम्र में भी वो ये जानती थी कि वो लेपालक थी। सालार सिकंदर के एक दोस्त और उसकी बीवी के एक हादसे में मारे जाने के बाद सालार और इमामा ने उसे गोद लिया था। ये वो बैकग्राउंड था जो रईसा सालार को दिया गया था, और इस चीज़ ने उसे कभी परेशान नहीं किया था, ना इन सवालों पर उसने गौर किया था। वो एक ऐसे मुल्क और मुआशरे में परवरिश पा रही थी जहाँ उसके स्कूल में हर तीसरा चौथा बच्चा अडॉप्ट होता था या सिंगल पेरेंट की औलाद होता था। मुआशरा उसे कम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं कर सका था और घर में गैरियत का एहसास उसे कभी हुआ ही नहीं था। मगर वो पहला मौका था जब रईसा ने अपने आप को उन सब से कमतर समझा था। वो सब उससे बेहतर शक्ल सूरत के थे, उससे बेहतरीन जहनी सलाहियत रखते थे। वो किसी भी तरह उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उनकी तरह दुनिया के साथ भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। उनके घर में लाने वाली ट्रॉफीज, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स और नेक नामी में उसका बहुत थोड़ा हिस्सा था। ये उसे पहले भी महसूस होता था, लेकिन आज वो पहली बार इस पर रंजीदा हुई थी, और इस रंजीदगी में उसने हुमैन सिकंदर की नाकामी के बारे में गौर नहीं किया था। ना ही उसने गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू पर गौर किया था जो वापस घर जाते हुए हो रही थी। तुम उदास हो, ये हुमैन की सरगोशी थी जो उसने गाड़ी में सबकी होने वाली गुफ्तगू के दरमियान रईसा के कान में की थी।
नहीं, रईसा ने इसी अंदाज में जवाब दिया। मुझे पता है तुम उदास हो। हुमैन ने एक और सरगोशी की। रईसा को पता था वो उसके झूठ को सच नहीं मानेगा। तुम नेक्स्ट ईयर जीत सकती हो, उसने जैसे रईसा को एक आस दिलाई। मुझे पता है, लेकिन अगला साल बहुत दूर है, उसने मध्यम आवाज में कहा। हुमैन ने उसकी कमर में गुदगुदी करने की कोशिश की। वो सिकुड़ कर पीछे हटी। उसे हंसी नहीं आई थी और वो हंसना चाहती भी नहीं थी। मैं भी तो हारा हूं। हुमैन को उसके मूड का अंदाजा हो गया था। तुम जीते भी तो थे ना, उसने जवाबन कहा। चंद लम्हों के लिए हुमैन से जैसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। फिर उसने कहा, वो तो यूं ही तुक्का लग गया था, उसने जैसे अपना ही मजाक उड़ाते हुए कहा। रईसा जवाब देने की बजाय गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही। ये जैसे ऐलान था कि वो इस मौजू पर मजीद बात नहीं करना चाहती। रईसा बहुत अपसेट है, इस रात सालार ने इमामा से सोने से पहले कहा था। मैं जानती हूं, और मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि वो इस मुकाबले में हिस्सा लेती जिनमें वो तीनों ट्रॉफीज जीत चुके थे, लेकिन तुमने मना नहीं किया उसे, इमामा ने जवाबन उससे कहा। मैं कैसे उसे मना करता? ये कहता कि तुम नहीं जीत सकती, इसलिए मत हिस्सा लो। और फिर वो फाइनल राउंड तक पहुंची। बहुत अच्छा खेली है, ये ज्यादा अहम चीज है। सालार ने अपने हाथ से घड़ी उतारते हुए बेड साइड टेबल पर रख दी। वो बहुत समझदार है, 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगी, जब मैं उसे समझाऊंगी कि हुमैन भी तो हारा है, लेकिन उसे परवाह तक नहीं। उसे अपने से ज्यादा फिक्र रईसा ही की थी, इमामा ने कहा। वो एक किताब के चंद आखिरी रह जाने वाले सफ़े पलट रही थी। उसे फिक्र क्यों होगी, वो तो अपनी मर्जी से हारा है, सालार ने बेहद इत्मीनान से कहा। सफ़े पलटती इमामा ठटक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और मुस्कुराया। तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? किस बात का? कि वो जानबूझकर हारा है। ऐसा नहीं हो सकता। इमामा ने खुद सवाल पूछा, खुद जवाब दिया, फिर खुद जवाब की तरदीद की। तुम पूछ लेना उससे कि ऐसा हो सकता है या नहीं, सालार ने बहस किए बगैर उससे कहा। वो अब सोने के लिए लेट गया था। इमामा हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही। फिर जैसे उसने झुलाकर कहा, तुम बाप बेटा अजीब हो, बल्कि अजीब एक मुहज्जब लफ्ज है। तुम जिब्रील को माइनस क्यों कर जाती हो हर बार? सालार ने उसे छेड़ा। शुक्र है वो हुमैन और तुम्हारी तरह नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, हुमैन वो क्यों इस तरह करेगा? वो अब भी उलझी हुई थी। पूछ लेना उससे कि उसने ऐसा क्यों किया है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ये कोई फिलॉसफी का सवाल तो नहीं है कि जवाब नहीं मिल सकता, सालार ने अब भी इत्मीनान से ही कहा था। जब तुमने ये राज खोल दिया है तो ये भी बता दो कि क्यों किया है उसने ये सब। इमामा कुरेदे बगैर नहीं रह सकी थी रईसा के लिए, सालार ने जवाबन उससे कहा था। और मुझे उस पर फख्र है। उसने आंखें बंद करके करवट ली और साइड टेबल लैंप ऑफ कर दिया। वो अंधेरे में उसकी पुश्त को घूर कर रह गई थी। वो गलत नहीं कहती थी, वो दोनों बाप बेटा ही अजीब थे, बल्कि अजीब एक मुहज्जब लफ्ज था उनके लिए। रईसा, तुम सो क्यों नहीं रही? इनाया ने उसे एक किताब खोले स्टडी टेबल पर बैठे देखकर पूछा था। मैं वो अल्फाज देखना चाहती हूँ और याद करना चाहती हूँ जो मुझे नहीं आते, उसने मुड़े बगैर, इनाया की तरफ देखे बगैर जवाब दिया। इनाया उसे देखकर रह गई। उन्हें अभी घर वापस आए 1 घंटा ही हुआ होगा और वो एक बार फिर से किताब लेकर बैठ गई थी। वो इनाया के कमरे में ही सोती थी और जिब्रील के घर से जाने के बाद स्टडीज में हेल्प की बुनियादी जिम्मेदारी अब इनाया पर ही आ गई थी। तुमने पहले ही बहुत मेहनत की है रईसा, ये सिर्फ तुम्हारी बदकिस्मती थी। इनाया को अंदाज़ा नहीं हुआ। वो उसे तसल्ली देने के लिए जिन अल्फाज का इंतखाब कर रही थी वो बड़े गलत थे। वो अल्फाज रईसा के दिमाग में जैसे खुब गए थे। अब सो जाओ।
देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। इनाया ने किसी बड़े की तरह उसकी पुश्त को थपका था। मैं नहीं सो सकती, मध्यम आवाज में रईसा ने जैसे इनाया से कहा। वो अभी तक वैसे ही बैठी थी, इनाया की तरफ पुश्त किए, किताब स्टडी टेबल पर खोलकर टिकाए, जहां एक सफ़े पर वो लफ्ज चमक रहा था जिसके हिजे ना कर सकने की वजह से वो मुकाबले से आउट हुई थी। इनाया को यूं लगा जैसे रईसा की आवाज़ भराई हुई थी। उसे लगा उसे गलत फहमी हुई है, लेकिन वो गलत फहमी नहीं थी। रईसा ने किताब बंद करके टेबल पर रखी और वहां से उठकर वो बिस्तर पर आई और औंधे मुंह लेटकर उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। रईसा, रईसा, प्लीज। इनाया खुद भी रोहांसी हो गई थी। रईसा छोटी छोटी बातों पर रोने वाली बच्ची नहीं थी और वो मुकाबले में हारने के बाद स्टेज से हटने पर भी दूसरों की तरह नहीं रोई थी। फिर अब इस वक्त उसे ये अंदाजा नहीं था कि रईसा अपने बदकिस्मत होने पर रो रही थी। तुम क्या कर रहे हो इस वक्त? इमामा लाउंज में होने वाली खड़खड़ाहटों को सुनकर रात के उस वक्त बाहर निकल आई थी। वो इस वक्त तहज्जुद के लिए उठी थी। जिब्रील इस वीकेंड पर घर आया हुआ था और कई बार वो भी रात के इस पहर पढ़ने के लिए जागता और फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए किचन जाता, मगर इस बार उसका सामना हुमैन से हुआ था। वो किचन काउंटर के सामने पड़े एक स्टूल पर बैठा, स्लीपिंग सूट में मलबूस, आइसक्रीम का 1 लीटर वाला कैन खोले उसी में से आइसक्रीम खा रहा था। इमामा को सवाल करने के साथ ही जवाब मिल गया था और उसने उसके कुछ कहने से पहले ही बेहद खफगी के आलम में काउंटर के सामने आते हुए उससे कहा, हुमैन, ये वक्त है आइसक्रीम खाने, और वो भी इस तरह। उसका इशारा उसके कैन के अंदर ही आइसक्रीम खाने की तरफ था। मैंने सिर्फ एक स्कूप खाई थी। वो माँ के यकदम नमूदार होने और अपने इस तरह पकड़े जाने पर गड़बड़ाया था। लेकिन ये खाने का कोई वक्त नहीं है। इमामा ने उसके हाथ से चमच लिया और ढक्कन से कैन बंद करने लगी। अभी तो वाकई एक चम्मच ही खाई है मैंने, वो बेख्तियार कराहा। दांत साफ करके सोना। इमामा ने उसके जुमले को नजरअंदाज करते हुए कैन को वापस फ्रीजर में रख दिया। हुमैन जैसे एहतजाजन इसी अंदाज में स्टूल पर बैठा रहा। एक तो मैं आज हारा और मैंने अपना टाइटल खो दिया, दूसरा आप मुझे आइसक्रीम के 2 स्कूप्स तक नहीं लेने दे रही, उसने जैसे मां से एहतजाजन कहा। वो चंद लम्हों के लिए काउंटर की दूसरी तरफ खड़ी उसकी आंखों में आंखें डाले उसे देखती रही। फिर उसने मध्यम आवाज में कहा, टाइटल तुमने अपनी मर्जी से खोया है, तुम्हारी अपनी चॉइस थी ये। हुमैन को जैसे करंट लगा था। वो मां को देखता रहा। फिर उसने कहा, आपको किसने बताया ये? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं, इमामा ने कहा। ऑल राइट, मुझे पता है, उसने मां से नजरें मिलाए बगैर कहा। किसने? इमामा पूछे बगैर नहीं रह सकी। बाबा ने। उसका जवाब खटाक से आया था। वो दोनों बाप बेटा एक दूसरे को हाथ की पुश्त की तरह जानते थे। बहुत गलत काम था, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। इमामा ने जैसे उसे मलामत करने की कोशिश की। तुमने ये क्यों किया? आप जानती हैं मम्मी। वो स्टूल से उठकर खड़ा हो गया था। रईसा के लिए, इमामा ने वो जवाब दिया जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। फैमिली के लिए, जवाब खटाक से आया था। आपने सिखाया था अपने बहन भाइयों से मुकाबला नहीं होता। मैं जीत जाता तो उसे हराकर ही जीतता ना, उसे बहुत दुख होता। इमामा बोल नहीं सकी। वो 10 साल का था, लेकिन बाज दफा वो 100 साल की उम्र वालों जैसी बातें करता था। उसकी समझ में नहीं आया। डांटती, दाद देती, नसीहत करती, हुमैन सिकंदर लाजवाब नहीं करता था, बेबस कर देता था। गुड नाइट। वो अब वहां से चला गया था। इमामा उसे जाता हुआ देखती रही। उन सब का हुमैन के बारे में ये ख्याल था कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वो लापरवाह था, हसास नहीं था,
ना ही वो दूसरों का ज़्यादा एहसास करता था। बड़ों के बाज़ ख़यालात और बाज़ अंदाज़े ये बच्चे बड़े गलत मौके पर साबित करते हैं। इमामा चुपचाप खड़ी उसे जाता देखती रही। सालार ने ठीक कहा था, उसे अपनी औलाद पर फख्र हुआ था। बाबा, आप रईसा से बात कर सकते हैं, इनाया ने 1-2 दिन बाद सालार से कहा। वो इस वक्त अभी ऑफिस से वापस आया था और कुछ देर में उसे कहीं जाने के लिए निकलना था। जब इनाया उसके पास आई थी और उसने बिना तमहीद उससे कहा था, किस बारे में? सालार ने जैसे कुछ हैरान होकर पूछा। फौरी तौर पर उसके जहन में ऐसी कोई बात नहीं आई थी जिस पर उसे रईसा से बात करनी पड़ती। वो अपसेट है, वही स्पेलिंग बी की वजह से, इनाया ने उसको बताना शुरू किया। मैं उसको समझा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी बात उसको समझ में नहीं आ रही। वो दोबारा स्पेलिंग बी में हिस्सा लेना चाहती है और वो हर रोज़ रात को बैठकर तैयारी करती है और मुझे भी कहती है कि मैं उसे तैयारी करवाऊँ। इनाया अब उसे तफसील से मसला समझा रही थी। पहले तो हुमैन तैयारी करवा रहा था उसे। सालार को याद आया, हाँ हुमैन और मैंने दोनों ने करवाई थी, लेकिन अब वो हुमैन से कुछ भी सीखना नहीं चाहती। वो मुझसे कहती है कि मैं उसे तैयारी करवाऊं। मुझे तैयारी कराने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे दोबारा हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। फिर अभी तो 1 साल पड़ा है इस मुकाबले में, उसे अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनाया धीमे लहजे में बाप को सब बताती गई थी। सालार को गलती का एहसास हुआ। उसे रईसा से फौरी तौर पर बात करनी चाहिए थी। ये उसकी गलतफहमी थी कि वो 1 आध दिन में ठीक हो जाती। उसे भेजो, उसने इनाया से कहा। वो चली गई। सालार ने अपनी घड़ी देखी। उसके पास 20 मिनट थे घर से निकलने के लिए। वो कपड़े पहले ही तब्दील कर चुका था और अब कुछ फाइलें देख रहा था। रईसा और इनाया इमामा की निस्बत उससे ज़्यादा करीब थीं। उन्हें जो भी अहम बात करनी होती थी वो इमामा से भी पहले सालार से करती थी। बाबा, दरवाज़ा पर दस्तक देकर रईसा अंदर दाखिल हुई थी। आओ बेटा। सोफे पर बैठते हुए सालार ने इस्तकबालिया अंदाज में अपना एक बाजू फैलाया था। वो उसके करीब सोफे पर आकर बैठ गई। सालार ने उसे सोफे से उठाकर सामने पड़ी सेंटर टेबल पर बिठा दिया। वो कुछ जुज़बुज़ हुई थी, लेकिन उसने एहतजाज नहीं किया। वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। सालार कुछ देर के बाद खामोशी से उसे देखता रहा। गोल शीशों वाली ऐनक से उसे देखते हुए वो हमेशा की तरह बेहद तवज्जो से उसकी बात सुनने की मुंतजिर थी। उसके घने स्याह बालों में बंधा हुआ रिबन थोड़ा ढीला था, जो उसके कंधों से कुछ नीचे जाने वाले बालों को गुद्दी से लेकर सर के बिल्कुल दरमियान तक बांधे हुए था, लेकिन एक तरफ ढलका हुआ था। माथे पर आने वाले बालों को रोकने के लिए रंग बरंगी हेयर पिन से उसका सर भरा हुआ था। ये इनाया का कारनामा था। रईसा को रिबन्स पसंद थे। सालार को याद भी नहीं था वो उसके लिए कितने रिबन्स खरीद चुका था, लेकिन हर रोज ना बदले जाने वाले कपड़ों के साथ मैचिंग रिबन्स देखकर उसे अंदाजा होता था कि रईसा इस मामले में खुद कफील थी। सालार ने उसके बालों के रिबन की गिरा ठीक की और हाथ से उसके बालों को संवारा। इनाया ने मुझे बताया तुम अपसेट हो। सालार ने बिलाखिर बात का आगाज किया। वो यकदम नादिम हुई। नहीं, नहीं तो, उसने गड़बड़ाकर सालार से कहा। सालार उसे देखता रहा। रईसा ने कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, फिर नजरें चुरा लीं, फिर जैसे कुछ मुदाफियाना अंदाज में हथियार डालते हुए कहा, मैं अपसेट नहीं, ये तो छोटी सी बात है। उसने अब सर झुका लिया था। फिर अपसेट क्यों हो? सालार ने जवाबन पूछा। क्योंकि मैं बदकिस्मत हूं, उसने बेहद हल्की आवाज में कहा। सालार बोल ही ना सका। उसे उससे इस जुमले की तवक्को नहीं थी। ऐसा नहीं कहते रईसा,
सालार सीधा बैठे बैठे आगे को झुक आया। वो अब कोहनियां अपने घुटनों पर टिकाए उसके दोनों हाथ पकड़े हुए था। उसके हाथों पर आंसुओं के कतरे गिरे थे। वो सर झुकाए बाप के सामने बैठी अब रो रही थी। उसके ग्लासेस धुंधला गए थे। सालार को तकलीफ हुई। ये पहला मौका था उसने रईसा को इस तरह रोते देखा था। इनाया बात बात पर रो पड़ने वाली थी, रईसा नहीं। मैं हूं, वो हिचकियों के दरमियान कह रही थी। नहीं, तुम बदकिस्मत नहीं हो। सालार ने उसके ग्लासेस उतारते हुए उन्हें मेज पर रखा और रईसा को उठाकर गोद में बिठा लिया। वो बाप की गर्दन में बाजू डाले उसके साथ लिपटी हुई रो रही थी, जैसे वो स्पेलिंग भी आज ही हारी थी। सालार कुछ कहे बगैर तशफ़ी करने वाले अंदाज में उसे तबकता रहा। मैंने आपको शर्मिंदा किया बाबा, हिचकियों के दरमियान उसने रईसा को कहते सुना। बिल्कुल भी नहीं रईसा, मुझे तुम पर फख्र है, सालार ने कहा। इमामा बिल्कुल उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई थी और वहीं ठटक गई थी। सालार ने होंठों पर उंगली के इशारे से उसे खामोश रहने का कहा था। मैंने इतनी मेहनत की थी, लेकिन मैं कभी हुमैन, जिब्रील भाई और इनाया आपी की तरह कुछ भी जीत नहीं सकती, क्योंकि मैं लकी नहीं हूं। वो उसके सीने में मुंह छुपाए अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। सालार की तरह इमामा को भी अजीब तकलीफ हुई थी उसकी इस बात से। वो सोफे पर आकर सालार के बराबर में बैठ गई थी। कॉफी का वो मग उसने टेबल पर रख दिया जो वो सालार को देने आई थी। ये सालार नहीं था, इमामा थी, जिसने रईसा पर जान मारी थी उसे बोलना और दुरुस्त बोलना सिखाने के लिए, उसे पढ़ना लिखना सिखाने के लिए। सालार ने उसे सिर्फ गोद लिया था। इमामा ने उसकी जिंदगी बदल दी थी और उसका ख्याल था अब सब कुछ ठीक था। लेकिन वो फर्क जो वो अपने आप में और इन तीनों में देख रही थी, उसने उन दोनों को ही परेशान किया था। वो रोने धोने के बाद अब खामोश हो गई थी। सालार ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, अब बस। रईसा ने गीले चेहरे के साथ सर हिलाया। उसके बाल एक बार फिर बेतरतीब थे। रिबन एक बार फिर ढीला हो चुका था। सालार से अलग होते हुए उसने इमामा को देखा था और जैसे कुछ और नादिम हुई, सालार ने उसे एक बार फिर टेबल पर बिठा दिया। तुम्हें क्यों लगता है वो तीनों लकी हैं और तुम नहीं? सालार ने उसे बिठाने के बाद उसके ग्लासेस उठाकर टिश्यू से उनके गीले शीशे रगड़ते हुए उससे पूछा। क्योंकि वो जिस चीज़ में हिस्सा लेते हैं जीत जाते हैं, मैं नहीं जीतती। वो एक बार फिर रंजीदा हुई। वो एग्ज़ाम्स में मुझसे ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, मैं कभी A+ नहीं ले सकती। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो वो नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। 8 साल की वो बच्ची औसत दर्जा की जहानत रखती थी, लेकिन उसका तज्जिया बहुत उम्दा था। दुनिया में सिर्फ हर मुकाबला जीतने वाले लकी नहीं होते, सब कुछ कर पाने वाले लकी नहीं होते। लकी वो होते हैं जिन्हें ये पता चल जाए कि वो किस काम में अच्छे हो सकते हैं और फिर वो उस काम में कोशिश करें और फालतू कामों में अपनी एनर्जी जाया ना करें। सालार अब उसे समझा रहा था। रईसा के आंसू थम चुके थे। वो अब बाप का चेहरा देख रही थी। तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन बस तुम स्पेलिंग बी में इतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। वहां कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तुमसे ज्यादा अच्छे थे और उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन इन दर्जनों बच्चों का सोचो जिन्हें तुम हराकर फाइनल राउंड में पहुंची थी। क्या वो भी बदकिस्मत हैं? वो क्या ये सोच लें कि वो हमेशा हारेंगे? सालार उससे पूछ रहा था। रईसा ने बेसाख्ता सर नफी में हिलाया। हुमैन, जिब्रील और इनाया कभी स्पोर्ट्स में इतने नुमायां नहीं रहे जितने बहुत से दूसरे बच्चे हैं, इसलिए ये मत कहो वो सब कर सकते हैं।
इस बार इमामा ने उसे समझाया। रईसा ने सर हिलाया। बात ठीक थी, वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स में अपने स्कूल्स के सबसे नुमाया स्टूडेंट्स नहीं थे। तुम्हें अब ये देखना है कि तुम किस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकती हो, और फिर तुम्हें इसी चीज़ में दिल लगा कर काम करना है। कोई भी काम इसलिए नहीं करना कि वो जिब्रील, हुमैन और इनाया कर रहे हैं। सालार ने बेहद संजीदगी से कहा था। ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ A+ वाला ही ज़िंदगी में बड़े काम करेगा। बड़ा काम और कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से होती है। तुम दुआ किया करो कि अल्लाह तुमसे बहुत बड़े काम करवाए और तुम्हें बहुत कामयाबी दे। रईसा ने उन ग्लासेस को ठीक किया जो सालार ने उसे लगाए थे। तुम रईसा हो, तुम हुमैन, जिब्रील और इनाया नहीं हो, और हाँ, तुम उनसे अलग हो, और यही सबसे अच्छी चीज़ है। अलग होना बहुत अच्छी चीज़ होता है रईसा। और ज़िंदगी स्पेलिंग बी का एक मुकाबला नहीं होता जिसमें कुछ अल्फाज के हिजे करके टाइटल जीतने के बाद हम खुद को लकी और ना जीतने पर बदकिस्मत समझें। वो अब उसके बाल ठीक करते हुए उसका रिबन दोबारा बांध रहा था। जिंदगी में अल्फाज के हिजे करने के अलावा भी बहुत सारी सलाहियतें चाहिए, एक दो नहीं। और तुम्हारे पास बहुत सारी सलाहियतें हैं, और भी आएंगी। तुम एक स्टार की तरह रोशन होगी, जिस भी जगह जाओगी, जो भी करोगी। रईसा की आंखें, चेहरा और होंठ बैक वक्त चमके थे। और पता है सही मानों में लकी कौन होता है? वो जिसकी अच्छाई और इखलाक लोगों को उसे याद रखने पर मजबूर कर दें। और तुम मेरी बहुत अच्छी और बहुत इखलाक वाली लकी बेटी हो। वो अब टेबल से उतरकर बाप के गले लगी थी। उसकी समझ में आ गया था कि वो उसे क्या समझाना चाह रहा था। हाँ, मैं हूं, उसने बड़ी गर्मजोशी से सालार से कहा। उससे अलग होकर वो इमामा के गले लगी। इमामा ने उसकी हेयर पिन्स निकालकर एक बार फिर ठीक की। सालार ने काफी के 2 घूंट भरे, फिर उसे अधूरा छोड़कर वहां से चला गया। उसे ताखीर हो रही थी। बाबा मुझसे खफा तो नहीं हुए ना? सालार को जाने के बाद रईसा ने इमामा से पूछा। नहीं, खफा नहीं हुए, लेकिन तुम्हारे रोने से हमारा दिल दुखा, इमामा ने जवाबन कहा। आई एम सॉरी मम्मी, मैं दोबारा कभी नहीं रोऊंगी, उसने इमामा से वादा किया। इमामा ने उसे थपका। तुम मेरी बहादुर बेटी हो, इनाया आपी की तरह बात बात पर रोने वाली तो नहीं। रईसा ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया। उसके माँ बाप उसे सबसे ज्यादा बहादुर और इखलाक वाला समझते थे, और ये उसे पता ही नहीं था। वो बातचीत 8 साला रईसा के जहन में नक्श हो गई थी। इमामा और सालार को दोबारा कभी उसको ऐसी किसी बात पर समझाना नहीं पड़ा था। उसे अब ये तय करना था कि वो किस काम में अच्छी थी, किस काम में आगे बढ़ सकती थी। उसके बाप ने उसे कहा था, खुशकिस्मत वो था जो ये बूझ लेता और फिर अपनी एनर्जी किसी और चीज में जाया करने की बजाय इसी काम में लगाता। रईसा भी लकी की इस नई तारीफ पर पूरा उतरने की जद्दोजहद में मसरूफ थी। हुमैन सिकंदर का इंतखाब MIT के स्प्लैश प्रोग्राम में हो गया था। वो अपने स्कूल से इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब होने वाला पहला और वाहिद बच्चा था। इस प्रोग्राम के तहत MIT हर साल गैर मामूली जहानत के हामिल कुछ बच्चों को दुनिया की उस मुमताज़ तरीन यूनिवर्सिटी में चंद हफ्ते गुजारने और वहाँ पढ़ाने वाले दुनिया के काबिल तरीन असातिज़ा से सीखने का मौका देती। ये बेहतरीन दिमागों को बेहद कम उम्री में ही खोजने, परखने और चुनने का MIT का अपना एक अमल था। इमामा और सालार के लिए हुमैन सिकंदर के स्कूल की तरह ये बेहद एजाज़ की बात थी, लेकिन उसके बावजूद वो ये जानने पर कि हुमैन सिकंदर का इंतखाब हो गया था, फिक्रमंद हुए थे। वो जिब्रील सिकंदर को तनहा कहीं भी भेज सकते थे, लेकिन हुमैन को अकेले इस उम्र में इतने हफ्तों के लिए कहीं भेजना उनके लिए बेहद मुश्किल फैसला था।
खास तौर पर इमामा के लिए, जो इस 10 साल के बच्चे को खुद से अलग करके इस तरह अकेले भेजने पर बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन वो स्कूल का इसरार और हुमैन की जिद थी जिसने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हम उनकी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते। कल क्या होना है, किस तरह होना है, कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं मुस्तकबिल के खौफ की वजह से उन्हें घर में कैद नहीं करूंगा कि दुनिया उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, सालार ने वाजे तौर पर उससे कहा था। उसे जाने दो, देखने और खोजने दो दुनिया को। हमारी तरबियत अच्छी होगी तो कुछ नहीं होगा उसे। उसने इमामा को तसल्ली दी थी और वो भारी दिल से मान गई थी। हुमैन सिकंदर 10.5 साल की उम्र में पहली बार MIT की दुनिया खोजने गया था। एक अजीब तजस्सुस और जोशो खरोश के साथ। MIT से ज्यादा उसे इस बात पर एक्साइटमेंट हो रही थी कि वो कहीं अकेला जा रहा था, किसी बड़े की तरह। उसे घर से भेजते हुए उन सब का ख्याल था वो वहां चंद दिन से ज्यादा नहीं रह पाएगा, एडजस्ट नहीं होगा, होम सिक हो जाएगा और वापस आने की जिद करेगा। उनकी तवक्कुआत बिल्कुल गलत साबित हुई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। हुमैन सिकंदर वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन वहां जाकर वो सब कुछ भूल गया था। वो दुनिया थी और दुनिया ने इस 10.5 साल के बच्चे को बुरी तरह फैसिनेट किया था। इस दुनिया में जहानत वाहिद शनाख्ती अलामत थी और वो बेहद ज़हीन था। वहां से वापस आते हुए वो अपने माँ बाप के लिए ये खुशखबरी भी लाया था कि वो स्प्लैश में आने वाला दुनिया का ज़हीन तरीन दिमाग करार दिया गया था। 150 की जहानत रखने वाले सिर्फ चंद बच्चों में से एक, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इस शनाख्त के साथ अटेंड किया था और अपनी सलाहियतों के हिसाब से उन बच्चों में सर्रे फहरिस्त हुमैन सिकंदर को ना सिर्फ उसकी जहनी सलाहियतों की वजह से सिंगल आउट किया गया था, बल्कि MIT ने उसे उन बच्चों में भी सर्रे फहरिस्त रखा था जिनकी परवरिश MIT मुस्तकबिल के ज़हीन तरीन दिमागों की खोज के प्रोग्राम के तहत करना चाहती थी। और हुमैन बेहद खुश था। इस सब के अगराज व मकासद से पूरी तरह बाखबर ना होने के बावजूद वो सिर्फ इसी बात पर खुश था कि उसे अब बार बार MIT में जाने के मौके मिलने वाले थे, क्योंकि इस इदारे ने कुछ मुंतखब बच्चों के लिए हर साल MIT के कुछ प्रोग्राम्स में शिरकत ओपन कर दी थी। ये इन बच्चों की जहानत को एक खिराज तहसीन और मराअत थी। मुझे हर साल वहां जाना है, उसने घर आते ही खाने पर माँ बाप को इतला दी थी। उन्होंने उसकी बात को ज्यादा तवज्जो से नहीं सुना था। अगर किसी चीज पर सालार सिकंदर ने गौर किया था तो वो ये थी कि वो इतने दिन उनसे अलग रहने के बावजूद बेहद खुश और मुतमईन था। नहीं, मैंने किसी को मिस नहीं किया, मैंने वहां बहुत एंजॉय किया, उसने अपनी अजली साफ गोई का मुजाहरा करते हुए इमामा की एक बात के जवाब में ऐलान किया था और वो दोनों उसे देखकर रह गए थे। वो बड़ा होता और ऐसी बात करता तो वो ज्यादा गौर ना करते, लेकिन वो एक बच्चा था और अगर किसी जगह के माहौल में इस कदर मगन हो गया था कि उसे अपनी फैमिली भी भूल गई थी और वो अपने घर और घर वालों से मजबूत रवाबित होने के बावजूद उन्हें भूल गया था, तो ये कोई बड़ी हौसला अफजा बात नहीं थी उन दोनों के लिए। आपको पता है बाबा, मुझे अगले साल ढेर सारी मराहत मिलेंगी जब मैं वहां जाऊंगा। फिर इससे अगले साल इससे भी ज्यादा, फिर इससे अगले साल उससे भी ज्यादा, फिर इससे अगले साल उससे भी ज्यादा। वो बेहद एक्साइटमेंट से उन दोनों को बता रहा था, यूं जैसे वो ये प्लान खुद ही करके आया था कि उसे अब वहां हर साल जाना था। आपको पता है, मैं MIT के किसी भी समर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करूं तो मुझे दाखिल कर लेंगे वो, और मुझसे कोई फीस नहीं लेंगे, बल्कि मुझे वहां से सब कुछ फ्री मिलेगा। उसका ख्याल था उसके माँ बाप इस खबर पर उसी की तरह एक्साइटेड हो जाएंगे। वो एक्साइटेड नहीं हुए थे, वो सोच में पड़ गए थे। तो बाबा,
आप मुझे हर साल वहां भेजा करेंगे ना? उसने बिलाखिर सालार से कहा, वो जैसे आते ही जाने की यकीन दहानी चाहता था। अगला साल बहुत दूर है हुमैन, जब अगला साल आएगा तो देखा जाएगा, सालार ने गोल मोल अंदाज में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। लेकिन हमें प्लानिंग तो अभी से करनी चाहिए ना? वो हुमैन को देख कर रह गया था। वो पहली बार किसी काम को प्लान करने की बात कर रहा था। ये इस नन्हे जहन पर एमआईटी का पहला असर था। मैंने सोचा है मैं एमआईटी से ही पढ़ूंगा, उसने जैसे बाप को बताया था। वो दोनों उसकी बात से महजूज हुए। वहां जाने से पहले तक वो तालीम में दिलचस्पी ना रखने का ऐलान करता रहता था, और उसको यकीन था दुनिया का बड़ा इंसान वो होता है जो सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़े और बस। और वो चूंकि खुद भी एक बड़ा इंसान बनना चाहता था, तो वो भी सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ना चाहता था। और इसके बाद? सालार ने उससे पूछा। इसके बाद मैं नोबेल जीतूंगा, उसने बेहद इत्मीनान से कहा था, यूं जैसे वो स्पेलिंग बी की बात कर रहा हो। वो दोनों उसका चेहरा देखकर रह गए। आप क्या ढूंढ रहे हैं पापा? सालार ने बेहद नरमी से सिकंदर उस्मान से पूछा था। वो 2 घंटे से उनके पास बैठा बातें करने से ज्यादा उनकी बातें सुन रहा था। उनकी गुफ्तगू में अब अल्जाइमर छलकने लगा था। वो जुमलों के दरमियान रुककर किसी लफ्ज़ को याद ना आने पर गड़बड़ाते, उलझते, झुंझलाते और भूल जाते। और फिर वो बात करते करते उठकर कमरे में इधर उधर जाते हुए चीज़ें उठा उठा कर देखने लगते थे, यूं जैसे उन्हें किसी चीज़ की तलाश थी। सालार ने उन्हें बिलाखिर टोक कर पूछ ही लिया था। यहीं रखा था, उन्होंने सालार की बात के जवाब में कहा। वो अपने बेड की साइड टेबल के पास खड़े थे। सालार बहुत दूर सोफे पर बैठा हुआ था। क्या? सालार ने कुरेदा। एक सिगार बॉक्स कामरान ने भेजा था, वही दिखाना चाहता था तुम्हें, उन्होंने बेहद जोश से कहा और एक बार फिर तलाश शुरू कर दी। सिगार बॉक्स छोटी चीज नहीं था। वो इसके बावजूद उसे तकिए उठा उठा कर ढूंढ रहे थे। पता नहीं इस वक्त उनके जहन में ढूंढने वाली चीज की कोई शक्ल भी थी या नहीं। वो अल्जाइमर के इस मरीज को पहली बार इस हालत में मर्ज के असरात के साथ देख रहा था, जो उसका बाप था। शायद मुलाजिम ने कहीं रखा है, मैं उसे बुलाता हूं, उन्होंने बिलाखिर थक कर कहा था। वो अब वापस सालार के पास आकर बैठ गए थे और उन्होंने उसे आवाज देनी शुरू कर दी। सालार ने उन्हें टोका। पापा, इंटरकॉम है, उसके जरिए बुलाएं। सालार ने साइड टेबल पर पड़े इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए बाप से कहा। इससे वो नहीं आता, उन्होंने जवाबन कहा और दोबारा उसे आवाजें लगाने लगे। वो एक ही सांस में जिसे आवाजें दे रहे थे, उनके घर उस वक्त वो मुलाजिम मौजूद नहीं था। वो छुट्टी पर था और सालार ये जानता था। वो उनका पुराना मुलाजिम था। उसे लगा उसे बाप की मदद करनी चाहिए, मुलाजिम को खुद बुलाना चाहिए। नंबर बता दें, मैं बुलाता हूं उसे, सालार ने सिकंदर उस्मान को एक बार फिर टोका था। नंबर नहीं पता, ठहरो मैं फोन से देता हूं तुम्हें, उन्होंने उसकी बात के जवाब में कहा था और फिर रुके बगैर अपनी जेबें टटोलने लगे। सालार अजीब कैफियत में इंटरकॉम का रिसीवर हाथ में लिए बैठा था। वो सेल फोन जिसे उसका बाप तलाश कर रहा था, वो सामने मेज पर पड़ा था। वो इस इंटरकॉम के नंबर को अपने सेल फोन की याददाश्त में ढूंढना चाहते थे और वो इंटरकॉम पर इस मुलाजिम का यकहरफी नंबर याद नहीं रख पाते थे। वो अल्जाइमर जिसके हाथों अपने बाप को जेर होते देख रहा था। तकलीफ बड़ा छोटा लफ्ज था उसकी कैफियत के लिए जो उसने महसूस की थी। वो बहुत अरसे के बाद इमामा और बच्चों के साथ 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आया था। तैयबा की तबीयत ठीक नहीं थी और सालार और उनकी मुलाकात कई महीनों से नहीं हुई थी, और अब वो तैयबा के ही बेहद इसरार पर बिलाखिर पाकिस्तान आया था अपनी फैमिली के साथ। तो अपने वालदैन की हालत को देखकर बहुत अपसेट हुआ था।
ख़ास तौर पर सिकंदर उस्मान को देखकर। उसने उन्हें हमेशा बेहद सेहतमंद और चाको चौबंद देखा था। वो एक मशीन की तरह काम करते रहे थे सारी जिंदगी, और काम उनकी जिंदगी की सबसे पसंदीदा तफरीह थी। और अब वो बड़ी हद तक घर तक महदूद हो गए थे। घर में सिकंदर उस्मान और नौकरों के अलावा कोई नहीं था। इस्लामाबाद में ही मुकीम सालार का बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहता था। वो सिकंदर उस्मान और तैयबा को अपने साथ तो रखने पर तैयार था, लेकिन वो उसके बीवी बच्चे सिकंदर उस्मान के इस पुराने घर में शिफ्ट होने पर तैयार नहीं थे। और तैयबा और सिकंदर उस्मान अपना घर छोड़कर बेटे के घर नहीं जाना चाहते थे। सालार समेत सिकंदर के तीनों बेटे बैरून मुल्क थे। बेटी कराची। वो घर जो किसी ज़माने में अफरादे खाना की चहल पहल से गूंजता था, अब खाली हो चुका था। सालार पहली बार सिकंदर उस्मान की बीमारी के इंकशाफ पर भी बेहद अपसेट हुआ था। वो इंकशाफ उस पर उसकी सर्जरी के कई महीनों बाद हुआ था, और वो भी बेहद इत्तफाकी अंदाज में, जब सिकंदर उस्मान अपने एक तिब्बी मुआयना के लिए अमेरिका गए थे और सालार को उनकी बीमारी की तफसीलात का पता चला था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने सिकंदर उस्मान से शिकायत की थी। उन्होंने जवाबन बेहद लापरवाह अंदाज में हंसते हुए कहा था, क्या बताता यार, मुझे अपनी बीमारी से ज्यादा तुम्हारी बीमारी का दुख है। मैं 70 का हो चुका हूं। कोई बीमारी हो ना हो, कितना जीऊंगा मैं। और इस उम्र में अल्जाइमर के बगैर भी कुछ याद नहीं रहता इंसान को। वो अपनी बीमारी को मामूली बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे जैसे ये कोई बात ही नहीं। और अब वही बीमारी उसके सामने उसके बाप की याददाश्त को घुन की तरह खाने लगी थी। जिंदगी अजीब शय है। इंसान इसके तवील होने की दुआ भी करता है और इसकी तवालत के असरात से डरता भी है। सिकंदर उस्मान अभी तक सेल फोन ढूंढे जा रहे थे। सालार ने फोन उठाकर बाप के हाथ में दे दिया। ओह अच्छा, हाँ ये रहा। उन्होंने फोन हाथ में लिया, फिर सोचने लगे थे, किस लिए लिया था? ये फोन किस लिए दिया है तुमने? मैंने मांगा था क्या? वो अब उससे पूछ रहे थे। कोई चीज सालार के हलक में गोला बनकर फंसी। नहीं, बस मैं देना चाह रहा था आपको, वो कहते हुए यकदम उठ गया। वो बाप के सामने रोना नहीं चाहता था। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो क्या, और नहीं बैठोगे? वो जैसे मायूस हुए थे। बैठूंगा, थोड़ी देर तक आता हूं, वो उनसे नजरें चुराता भराई आवाज में कहता हुआ वहां से निकल गया था। अपने बेडरूम से मुतसिल बाथरूम में बाथटब के किनारे बैठा वो खुद पर काबू नहीं रख सका था। वो सिकंदर उस्मान से बेहद करीब था, और ये कुर्बत आज अजीब तरह से अजियत दे रही थी उसे। वो अपनी जिंदगी के हंगामों में इतना मसरूफ रहा था कि उसने सिकंदर उस्मान की बिगड़ती हुई जहनी हालत को नोटिस ही नहीं किया था। नोटिस तो तब करता जब वो उनसे बाकायदा मिल पाता। एसआईएफ उसे गर्दाब की तरह उलझाए हुए था। उसके प्रोजेक्ट्स ने अब उसके पैरों को परों में तब्दील कर दिया था। वो सफर में रहता था। 4-5 साल में एसआईएफ दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स में एक शनाख्त बना रहा था। बेहद मुनफरिद तेज रफ्तार तरक्की के साथ, और काम की इस रफ्तार ने उसे बहुत सी चीज़ों से बेखबर भी किया था। वहाँ बैठे हुए उसने एतराफ़ किया था, और अब वो हल ढूंढ रहा था, और हल ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। वो दोनों उनके साथ मुस्तकिल अमेरिका शिफ्ट होने पर कभी तैयार नहीं होते। सालार को इसका अंदाज़ा था, और अमेरिका छोड़कर उनके पास मुस्तकिल आ जाना सालार के लिए मुमकिन नहीं था। इसके बावजूद हल सामने था। बेहद मुश्किल था, लेकिन मौजूद था।